नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में बीए बीकॉम और बीएससी वाले सभी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए उद्यमिता विकास के अंतर्गत दोस्तों एक और नए सेशन को लेकर के आ चुके हैं। अर्थात ये कि इससे पहले के सेशन हमने उद्यमिता विकास पर 4 सेशन ले चुके थे, 4 सेशन हो चुके थे इस पर, जिसमें दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट लास्ट तक, मतलब यूनिट थर्ड तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपकी पुस्तक से हो सकते थे वो उन सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस सेशन के बाद में अर्थात लेक्चर नंबर 4 के बाद में लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 ये 3 लेक्चर आपके जो है आपके मास्टर क्लासेस पे आने वाले हैं। ठीक है ना। मास्टर क्लासेस में 30 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, मात्र 30 क्वेश्चन। ठीक है ना। मास्टर क्लासेस मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एक लेंदी क्लासेस होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 30 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी पुस्तक से आउट होंगे, अलग होंगे, थोड़े से एडवांस क्वालिटी के होंगे, जो आपको पुस्तक में नहीं देखने को मिलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन होंगे लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसके लिए मैं आपके लिए इस प्रकार की मास्टर क्लासेस 3 मास्टर क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। और इसके लास्ट में दोस्तों मतलब लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे इसका संपूर्ण एक मॉडल पेपर। ठीक है ना। और उस मॉडल पेपर में हम 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम जो है 250 क्वेश्चन हम इस पूरी सीरीज के अंतर्गत कवर कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, जो भी नए छात्र हैं उनको फिर से बता दूं कि हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिले हैं अभी तक आपको, तो आप जो है प्लेलिस्ट को विजिट करके आप आसानी से उन सभी सेशनों को अर्थात कि सभी विषयों के लेक्चरों को आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उनकी नोट्स भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सेशन में। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे, अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट फॉलो किया है उद्यमिता विकास में, तो कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे देखने को जो आपने पहले पढ़े हो, उनको ही घुमा फिरा करके फिर से यहां पर दे दिया गया हो, लेकिन उनकी प्रकृति अलग होने के कारण ही मैं फिर से यहां पर लेकर के आया हूं। बाकी तो सभी क्वेश्चन अलग ही देखने को मिलेंगे इन मास्टर क्लासेस में। ठीक है ना। आइए, पहला क्वेश्चन है, उद्यमिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? उद्यमिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शन है, जॉनसन, टेलर, रिचर्ड कैंटिलोन और हेनरी फेयोल। अब जहां तक मेरा मानना है कि इस वाले क्वेश्चन को हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने इस क्वेश्चन को देखा था। ठीक है ना। रिचर्ड कैंटिलोन ने ही दोस्तों, ऑप्शन सा इसका करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि रिचर्ड कैंटिलोन जो कि एक आयरिश लेखक और अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा ही उद्यमिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नहीं बनता है। यह क्वेश्चन भी आपने संभवतः देखा होगा। स्वार्थी, समन्वयक, महत्वाकांक्षी या सृजनकर्ता। तो जब भी कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है, किसी व्यापार को स्टार्ट करता है, मतलब कोई उद्यम स्थापित करता है या कोई स्टार्टअप लेकर के आता है, तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होती है, समन्वय की भावना उसके अंदर होती है, सृजनकर्ता की भावना या कहें कि जो क्वालिटी होती, क्षमता होती, वो भी उसके अंदर होती है। स्वार्थी क्षमता उसके अंदर नहीं होती है और ना होना चाहिए। संभवतः एक अच्छे उद्यमी को यदि वो सफल होना चाहता है तो उसके अंदर स्वार्थ की जो भावना होती है वो नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के वो उद्यमी एक सफल उद्यमी बन सकता है। हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना। और आप सब भी प्रयास किया करें, लाइव चैटिंग चल रही है आप लोगों की, तो उसमें आप रिप्लाई करने का प्रयास किया करें, कोशिश किया करें आंसर बताने की। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? अनावश्यक है, आवश्यक है या भार है, मतलब अनावश्यक रूप से एक भार है भारतीय उद्योगों पर उद्यमिता, या फिर समय की बर्बादी है। तो क्या है? अगर हम भारतीय उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उद्यमिता उस परिप्रेक्ष्य में क्या है? तो दोस्तों, भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी उद्योग हैं, उन सभी उद्योगों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उद्यमिता उन सबके लिए क्या है? एक आवश्यक बिंदु है, एक आवश्यक है। इसलिए भारत के लिए भी या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी उद्यमिता अति आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमिता का महत्व, संतुलित आर्थिक विकास करना उद्यमिता का महत्व है। संतुलित आर्थिक विकास करना, किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी का विकास जो है संतुलित तरीके से करना। ऑप्शन बी, तीव्र परिवर्तन एवं नवीकरण, उस राष्ट्र की
इकोनॉमी में तीव्र गति से परिवर्तन लाना, ठीक है ना, उसको अविकसित से विकसित बनाना, और वहां पर नवीकरण होना, नए नए खोज होना, ठीक है ना। इसके अलावा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका सर्वोत्तम उपयोग करना। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही जो गुण हैं, ये तीनों ही गुण उद्यमिता में समाहित है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन द सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन आ, बा और दा, ये तीनों ही उद्यमिता के महत्व हम इनको कह सकते हैं। ऑप्शन जो है द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्यमिता की विशेषता। उद्यमिता की विशेषता क्या है? जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमिता या कहें कि उद्यमी जो भी साहसी है ना, जो किसी उद्यम को या कहें कि किसी स्टार्टअप को लेकर के आता है, स्टार्ट करता है, उसकी विशेषता क्या है? जोखिम उठाने की क्षमता उसमें होती है, नव प्रवर्तन की योग्यता होती है, या आ और बा दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई भी, मतलब दोनों आ और बा दोनों ही गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, क्योंकि किसी भी उद्यमी में जोखिम उठाने की क्षमता होती है, तभी वह बिजनेस स्टार्ट करता है, व्यापार स्टार्ट करता है। इसके अलावा उसमें एक क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, किसकी? नव प्रवर्तन करने की, आविष्कार करने की, है ना, कुछ नया करने की। और इसी कारण से ऑप्शन आ और बा दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित के आधार पर उद्यमिता का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब उद्यमिता को किस किस आधार पर हम जो है उसे अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। ये जब इसको विस्तार से पढ़ोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा उद्यमिता के प्रकार या उद्यमिता का वर्गीकरण। तो किस किस आधार पर उसका वर्गीकरण कर रहे हो, तो उन्हीं आधारों की यहां बात की गई है। ऑप्शन ए कहता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कि जो उद्यम है या जो उद्योग है वो किसके अंडर में है ना। ऑप्शन बी कहता है नेतृत्व के आधार पर कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। ऑप्शन सा कहता है उत्पादन पैमाने के आधार पर कि किसी उद्योग का उत्पादन किस प्रकार से चल रहा है, तो जिसका उत्पादन तीव्र गति से हो रहा है तो उन उद्योगों को अलग कर लेंगे। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग जिसका नेतृत्व सही तरीके से हो रहा है या सही व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहा है तो उन उद्योगों को अलग कर लेंगे। जिसका नेतृत्व जो है थोड़ा सा कमजोर है उनको अलग कर देंगे, ठीक है ना। या स्वामित्व के आधार पर भी हम ले सकते हैं, जैसे निजी स्वामित्व के हो सकते हैं, सार्वजनिक स्वामित्व के हो सकते हैं, संयुक्त स्वामित्व के हो सकते हैं, इनको अलग अलग कैटेगराइज्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीनों ही आधारों पर हम उद्यमिता को वर्गीकृत कर सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्यमी हो सकता है, उद्यमी क्या हो सकता है? एक उद्योगपति उद्यमी हो सकता है, या एक व्यापारी उद्यमी हो सकता है, या एक व्यवसायी उद्यमी हो सकता है, या ऑप्शन दा की अगर माने तो ये तीनों ही उद्यमी हो सकते हैं। तो बताइए एक उद्यमी या एक साहसी कौन हो सकता है? एक उद्योगपति, व्यवसायी या व्यापारी? सही आंसर की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन दा हो जाएगा, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, तीनों ही उद्यमी हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, उद्यमी स्थापित करता है, उद्यमी क्या स्थापित करता है? लघु उद्योग स्थापित करता है, या फिर कुटीर उद्योग स्थापित करता है, या बड़ा उद्योग स्थापित करता है, या फिर सभी? तो बताइए एक उद्यमी जिसको हम उद्यमी या साहसी भी कह रहे हैं, वो सिर्फ लघु उद्योग को स्टार्ट कर सकता है, या कुटीर उद्योग को भी स्टार्ट कर सकता है, या फिर सिर्फ बड़े उद्योग को स्थापित कर सकता है? ये क्या गया भाई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक उद्यमी जिस तरह से एक उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायी हो सकता है, उसी तरह से एक उद्यमी चाहे तो वो लघु उद्योग को स्टार्ट करे, कुटीर को करे, या बड़े उद्योग को स्टार्ट करे, है ना, वो उद्यमी ही कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है उद्यमी का कार्य।
उद्यमी का क्या कार्य है? जोखिम लेना या निर्णय लेना या व्यावसायिक नियोजन करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो एक उद्यमी जो उद्यम स्टार्ट करता है, जो उद्योग को प्रारंभ करता है, स्थापित करता है, वह जोखिम भी लेगा। सर्वप्रथम कार्य तो उसका जोखिम लेना ही होता है ना। सर्वप्रथम कार्य तो उसका जोखिम लेना ही होता है। उसके बाद वह उस उद्यम से संबंधित निर्णय भी लेता है। इसके अलावा वो व्यावसायिक नियोजन को भी देखेगा, है ना, व्यवसाय के नियोजन को भी देखेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर भी दा ही हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही जो क्षमताएं होती है या तीनों ही कार्य एक उद्यमी के द्वारा किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन दा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उद्यमी के कार्य में क्या नहीं है? संकल्पन नहीं है, परियोजना का नियोजन नहीं है, या उद्योग का विध्वंस नहीं है, या उद्यम की स्थापना नहीं है। यहां पर ऑप्शनों को समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उद्यमी कौन सा कार्य नहीं करता है? तो बताइए, क्या संकल्प नहीं लेता है? संकल्प की भावना उसके अंदर होती है? एग्जैक्टली तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है परियोजना नियोजन। भाई उसने जो भी उसकी रिपोर्ट जारी होती है या कहें कि उसने जो भी प्लानिंग की है अपने उद्यम से संबंधित है, उसको नियंत्रित करेगा या नहीं करेगा? नियोजन करेगा, उसको नियोजित करेगा या नहीं करेगा? एग्जैक्टली करेगा। तो ये आंसर भी गलत हो गया। ऑप्शन दा कहता है उद्यम की स्थापना। तो उद्यम की स्थापना तो एक उद्यमी ही करता है, ठीक है ना। अब बचता हमारा ऑप्शन सा है, और ऑप्शन सा बोल भी क्या रहा है? उद्योग का विध्वंस, मतलब उद्योग को समाप्त करना। उद्यमी उद्योग लेकर के आता है, समाप्त नहीं करता, ठीक है ना। इसलिए सही आंसर हमारा सा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है। एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में क्या पाने की प्रबल चाह होती है? 4 ऑप्शन: मजदूरी पाने की, स्वतंत्रता पाने की, व्यक्तिगत लक्ष्य पाने की, या उच्च उपलब्धि पाने की। एक अच्छे उद्यमी की बात हो रही है यहां पर, है ना। कई उद्यमी तो ऐसे भी होते हैं जो अपने उद्यम को स्टार्ट करते हैं, उद्योग लगाते हैं और बस यही कहते हैं कि बस यार मजदूरी मिल जाए काफी है। और कुछ उद्यमी ऐसे भी होते हैं जो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं और नौकरी से छुटकारा पाने मात्र के लिए जो है वो उद्यम स्टार्ट करते हैं। कहीं पर कुछ उद्यमी स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की सोचते हैं, है ना। लक्ष्य, अपने लक्ष्य तक व्यक्तिगत लक्ष्य, और व्यक्तिगत लक्ष्य क्या होता है? अत्यधिक लाभ प्राप्त करना, ठीक है। और कुछ उद्यमी होते हैं जिन्हें हम अच्छे उद्यमी कहते हैं, योग्य उद्यमी कहते हैं। उनके द्वारा ये ऑप्शन दा को चूज करना होता है, मतलब उच्च उपलब्धि। हर एक उद्यमी जो अच्छे उद्यमी है उनका एक बड़ा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की उपलब्धि ही उनका ध्येय बन जाता है। सही है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य। दोस्तों ये सारे प्रश्न वो हैं जो आपकी किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैच हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस मास्टर क्लासेस में मैं वही देने वाला हूं आपको जो आपकी पुस्तकों से मैच नहीं होंगे, पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। और कहीं पर एग्जाम में कहीं आप गलती ना कर दे, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो छोटे छोटे सेशन होने वाले हैं, ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, लेकिन ध्यान से हर एक प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो गलती होती है ना, मैक्सिमम गलती आसान प्रश्नों में ही होती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा आसान समझ करके हम ऐसे ऑप्शन को टिक लगा देते हैं जो कि हम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कर लेते तो संभवतः वो प्रश्न सही हो जाता। और ये दुविधा आपने कई बार एग्जाम में फेस की भी है, जो कि घर आने के बाद पता चलता है, या अपने दोस्तों के साथ क्लास एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद में दोस्तों के साथ डिस्कस करते वक्त ये बात का एहसास होता है आप लोगों को, है ना। तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, उसके लिए जो आसान प्रश्न हो उन पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो प्रश्न है उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य कौन सा होता है? नियोजन, संगठन, निर्देशन, या उपर्युक्त सभी। तो प्रबंधकीय कार्य में नियोजन तो आएगा ही, संगठन करना और निर्देश देना,
ठीक है ना। ये सारे कार्य जो है दोस्तों, ये सारे कार्य नियोजन, संगठन और निर्देशन, ये सब के सब जो है प्रबंधकीय कार्य अर्थात कि मैनेजमेंट के अंडर ही आते हैं। जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी उद्योग का, वो सारे ये नियोजन, संगठन और निर्देश देना है ना, अपने स्टाफ को और स्टाफ का संगठन करना, ये सारे कार्य मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ही होते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। यह प्रश्न भी आपने पढ़ा है किताब में, है ना। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका था, किसने कहा था? ये पीटर ने कहा, मार्शल ने कहा, शुम्पीटर ने कहा या जेबीसे ने कहा? तो एग्जैक्टली दोस्तों किसने कहा? मार्शल ने। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उद्यमी होता है कब से? पूछा जा रहा है कि जो एक व्यक्ति जो उद्यमी होता है ना, वो जन्म से उद्यमी होता है या बाद में बनता है, या फिर जन्मजात भी हो सकता है और निर्मित भी हो सकता है, या फिर कोई नहीं? बताइए, एक उद्यमी, एक साहसी कैसा हो सकता है? क्या जन्म से उद्यमी पैदा होता है, मतलब एक बिजनेसमैन जन्म से पैदा होता है, या बाद में बनता है, या फिर पैदा भी हो सकता है और बन भी सकता है? एग्जैक्टली जो बिजनेसमैन कहें कि बिजनेस फैमिली में जो पैदा हुआ है, उसको तो हम कह सकते हैं कि जन्मजात बिजनेसमैन है ना। लेकिन जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करते, लेकिन बाद में काफी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वो बाद में निर्मित हुए हैं, वो बाद में बिजनेसमैन बने हैं, है ना, बाद में उद्यमी बने हैं। तो दोनों ही कंडीशन पाई जा सकती है बिजनेस के मामले में, इसलिए ऑप्शन सा को ही हमें चुनना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एक व्यक्ति उद्यमी बनता है जब वह धारण करता है। एक उद्यमी कब, एक कोई व्यक्ति उद्यमी कब बनता है, या उसके अंदर कौन सी किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, और उस भावना के होने पर ही वह उद्यमी बन सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे ऑप्शन ए कहता है साहस की भावना उसके अंदर होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। या फिर ऑप्शन बी कहता है कि संगठन की भावना होनी चाहिए, लोगों को संगठित करने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। या ऑप्शन सा कहता है समन्वय की भावना होनी ही चाहिए। ऑप्शन डी कहता है कि धन संग्रहण की, है ना, धन संग्रहण की भावना होनी चाहिए। तो इसमें यह तो दिख रहा है कि ऑप्शन जो डी है ये तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, धन संग्रह, क्योंकि नकारात्मक पॉइंट है, इसलिए हम इसको पहले काटेंगे। इसके बाद में जो तीन ऑप्शन बचते हैं, साहस की भावना, संगठन की भावना और समन्वय की भावना, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, बेसिकली तो देखिए तीनों ही लक्षण जो है एक उद्यमी की है, और एक उद्यमी के अंदर ये होना भी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इन तीनों में जो सबसे स्ट्रोंग है वो है साहस, क्योंकि सबसे पहले तो एक उद्यम में जो है जोखिम उठाना होता है, जोखिम लेना होता है, तो जोखिम की भावना उसके अंदर होगी, तभी तो जाकर के वो साहस कर पाएगा किसी भी उद्यम को, किसी स्टार्टअप को लेकर आने का। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले और सबसे स्ट्रोंग जो है साहस की भावना, इस साहस की भावना होने पर ही कोई व्यक्ति उद्यमी बन सकता है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, उद्यमिता की प्रकृति कैसी है? जोखिम लेने की क्षमता, ज्ञान पर आधारित व्यवहार, या दोनों, आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एग्जैक्टली इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, आ और बा दोनों ही सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न लेते हैं, उद्यमी का गुण केस क्या है? नवाचार, सकारात्मकता, नेतृत्व, या सभी? तो ये भी आप आसानी से इसको टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है यहां पर। साहसी समाज से लेता है, अच्छा प्रश्न है, साहसी या कहें कि उद्यमी समाज से क्या लेता है? पूंजी बाजार से पूंजी लेता है क्या, या भूमिपति से भूमि लेता है, या फिर श्रम बाजार से श्रम लेता है, या सभी? बताइए, एक साहसी, एक उद्यमी जो उद्योग को स्टार्ट कर रहा है, वह समाज से क्या लेगा? क्या समाज से पैसा लेगा, क्या भूमि लेगा, क्या श्रम लेगा, मतलब कि मजदूर? बताइए। तो एग्जैक्टली कोई भी जो साहसी होता है या कहे कि उद्यमी होता है, वह बाजार से पूंजी भी लेता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से वो पूंजी उठाएगा,
ठीक है ना। और जिसके पास भूमि होगी उससे भूमि लेगा अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए, अपना उद्योग स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा श्रम बाजार से श्रम भी लेगा, अन्यथा काम किससे करवाएगा वो। तो ये तीनों ही तत्व इसमें समाहित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, साहसी समाज को देता क्या है। ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या देता है? उत्पाद देगा, जो बनाएगा, या तो वो प्रोडक्ट बनाएगा या फिर सर्विस बनाएगा। ठीक है ना। सेवाएं, तो या तो उत्पाद देगा या सेवाएं देगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कर्मचारियों को सैलरी। जी हां, श्रम बाजार से श्रम लिया था ना उसने, तो उन श्रम जिनसे श्रम ले रहा है उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, उनको ही तो हम कर्मचारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी देगा। इसके अलावा सरकार को टैक्स एग्जैक्टली देगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में साहसी की स्थिति कैसी होती है? द्विमार्गी होती है, एक मार्गी होती है, तृतीय मार्गी, या कहें कि 3 मार्ग वाली होती है, या कोई नहीं? तो इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। द्विमार्गी स्थिति समाज में साहसी की होती है, क्योंकि उसका समाज में एक स्थान तो पहले से होता ही है, लेकिन एक उद्यमी बन जाने से उसका एक विशेष स्थान, या कहें कि एक विशेष उत्तरदायित्व उसके सर पर और आ जाता है। ठीक है ना। इसलिए द्विमार्गी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। साहसी का कर्तव्य, क्या कर्तव्य होता है? मुनाफा वसूली करना, जो बचत है उसकी वसूली करना इसका कर्तव्य होता है, या टैक्स की चोरी करना होता है, या पर्यावरण प्रदूषण फैलाना होता है? बताइए। जो भी एक उद्यमी है, जो एक उद्यम को, या कहें कि एक उद्योग को स्टार्ट कर रहा है, उसका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? तो ना तो उसका कर्तव्य मुनाफे की वसूली करना है, ना ही कर की चोरी करना है, और ना पर्यावरण प्रदूषण फैलाना है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बल्कि एक साहसी को तो चाहिए, या साहसी का तो कर्तव्य होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर ध्यान ना दे, समाज की प्रोग्रेस पर भी ध्यान दे। इसके अलावा समय पर सरकार को कर की अदायगी करता रहे, टैक्स पे करता रहे, और इसके अलावा पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखे। उसके उद्योग के कारण विशेष रूप से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी के उत्तरदायित्व क्या है? कर्तव्य की बात की थी, अब उत्तरदायित्व की बात कर लेते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी रहता है उद्यमी? ग्राहकों के प्रति, एग्जैक्टली, कहीं गलत प्रोडक्ट ना बन जाए, या गलत प्रोडक्ट जो है पब्लिक को ना दे दिया जाए। पर्यावरण के प्रति, जी हां, पर्यावरण प्रदूषित ना हो उसकी वजह से। सरकार के प्रति, समय समय पर कर देता है। इसलिए एक उद्यमी जो एक व्यापारी होता है, वह ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति और पर्यावरण के प्रति, तीनों के ही प्रति जो है जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। इसलिए राइट आंसर इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सन 1932 में। कब? सन 1932 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जो कि दोस्तों ये संभवतः 1976 में ये कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। 1976 में, 1976 में, ठीक है ना, 1976 से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या प्रदान करता है? उद्यमिता विकास, उद्यमिता का विकास करने के लिए देश में स्वरोजगार प्रदान करता है, उद्यमी में कौशल की वृद्धि करता है, शिक्षण और प्रशिक्षण देता है, या फिर ये सभी? तो जी हाँ, देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रम इसीलिए लागू किया गया था, इसीलिए चला गया था सरकार के द्वारा, ताकि उद्यमियों को स्वरोजगार, मतलब युवाओं को स्वरोजगार की ओर मोड़ा जाए। इसके अलावा, है ना, रोजगार की सुविधाएं दी जाए। इसके अलावा जो उद्यमी बनकर आ रहा है उसमें एक जो कौशल है, उसकी जो योग्यता है, उसमें और वृद्धि की जाए। इसके अलावा उसको शिक्षण दिया जाए, उसको प्रशिक्षण भी दिया जाए उसी के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है। क्लियर? इसीलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु कौन कौन से हैं? जरा बताइए। आलोचनात्मक मूल्यांकन के बिंदु कौन से हैं? संगठनात्मक नीतियां,
चयन प्रक्रिया का अभाव, निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, या ये सभी। एग्जैक्टली यहां पर भी यही आंसर होगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया गया था देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए, रोजगार किसके आधार पर, उद्यम के आधार पर उद्यमी बनाने के लिए। तो उस विकास कार्यक्रम में किस प्रकार की कमियां थी? आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु मतलब की कमियां, सीधी सी बात है ना, कमियां पूछे जा रहा है। तो इसमें किस प्रकार की कमियां थी, इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में किस प्रकार कमियां थी? तो संगठनात्मक नीतियां जो थी बड़ी ही कमजोर थी, कुछ खास काम नहीं कर पाई। चयन प्रक्रिया का अभाव जो था, ठीक है ना, चयन की जो प्रक्रिया थी, किस क्षेत्र को चुनना है, किस उद्यमी को लेना है, ये इसका भी बड़ा अभाव था। इसके अलावा जो तकनीकी जो थी हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी थी और जो शिक्षा प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था उद्यमियों को, वो भी बहुत लो कैटेगरी का था। तो ये तीनों ही समस्याएं जो है इसकी विकास कार्यक्रम की थी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की थी। इसलिए सही आंसर हमारे यहां पर भी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, सफल रहा है, असफल रहा है, सुधार की आवश्यकता है या बिगड़ा हुआ है? तो दोस्तों, भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया था 1976 में, वह कार्यक्रम ना तो पूरी तरह सफल हुआ है, ना ही पूरी तरह असफल हुआ है, और ना कोई वो बिगड़ा हुआ है। बल्कि जिस प्रकार की उद्यमिता का जो संचालन अभी भारत में हो रहा है, उसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। और इसी सुधार को देखते हुए ही दोस्तों स्टार्टअप जैसी योजनाएं लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। और जब से स्टार्टअप भारत में आया है, तब से उद्यमिता के क्षेत्र में काफी जो है एक अच्छा उसका ग्राफ, बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आ रहा है। जैसा कि अगर दोस्तों हम बात करें स्टार्टअप के मामले में, तो आज हम भारत जो है, आज 2023 की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो लगभग विश्व में चौथे स्थान पर हम आते हैं। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद में चौथे स्थान पर हम आते हैं स्टार्टअप के मामले में। हालांकि एक पायदान हम नीचे गिरे हैं, 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार हम तीसरे स्थान पर थे, ठीक है ना। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है बिगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें सुधार की और सुधार की आवश्यकता है। और ये सुधार विशेष करके भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप के साथ में किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई, मध्य प्रदेश में की गई, बिहार में की गई, गुजरात में की गई या उत्तर प्रदेश में की गई? ध्यान सुनिएगा, क्या कहा गया है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना। मुख्य कार्यालय की बात नहीं होगी, इसका मुख्य कार्यालय तो कहां पर है? दिल्ली में। तो विकास संस्था जो संस्थान है, इसकी स्थापना कहां की गई है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, कहां पर, ठीक है ना, ऑप्शन सा, गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई कांग्रेस सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? तो ध्यान रहे दोस्तों, भारतीय विनियोग केंद्र की जो स्थापना हुई है, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, इसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं आ रही है, सन याद नहीं आ रहा है, बड़ा अचंबा है। बल्कि 3 मार्च को इसकी स्थापना की गई थी, है ना, 3 मार्च को। बट इसके जो ईयर है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना। ऐसा ना हो कि गलत बता दूं आप लोगों को और फिर वो आप जो है एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलत कर दें। इसलिए इसको एक बार गूगल आप लोग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गूगल करके बाद में बता दूंगा, या फिर जो भी मेरे पास में नोट्स होंगे उससे देख के बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो इतना ये कंफर्म है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा? अंधेरे में है, रोशनी में है, मुश्किल में है या कठिनाई में है? तो ना तो अंधेरे में है और ना ही कोई विशेष मुश्किल में है और ना ही कठिनाई में है। आज आप भी जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट, इसलिए पूरी दुनिया का कोई भी देश आज हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसी कारण से यहां पर अगर उद्यमिता की बात करें, भारत में उद्यमिता के भविष्य की बात करें, तो बहुत ही प्रकाश में भविष्य है उद्यमिता का, मतलब ऑप्शन बी रोशनी में है। अगला और आखिरी प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण कैसा है? प्रश्न एक बार फिर से सुना देता हूं, जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो सरकार ने चलाया था, उस कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो जो हमारा सरकारी तंत्र है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है? क्या रचनात्मक दृष्टिकोण है,
तो आपको हंसी आ जाएगी। अगर रचनात्मक दृष्टिकोण होता इन सरकारी कर्मचारियों का, तो आज उद्यमिता हमारे देश में उसका स्थान कहां होता। आज स्टार्टअप के मामले में हम चौथे स्थान पर नहीं बल्कि प्रथम स्थान पर बैठे होते। सही है ना। अगर नकारात्मक तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि नकारात्मक होगा तो इनको जो है सैलरी ले रहे ना भाई, तो नकारात्मक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस भारत सरकार की योजना है, तो नकारात्मकता तो इनके अंदर हो ही नहीं सकती, होनी ही नहीं चाहिए और ना भी हो भी नहीं सकती है। सकारात्मक, क्या सकारात्मक रवैया अपनाते हैं ये? या एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है डी, असहयोगात्मक। असहयोगात्मक, नकारात्मक नहीं, असहयोगात्मक। एग्जैक्टली ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एक बार सकारात्मक ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है जब ऑप्शन डी आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन डी बोल रहा असहयोगात्मक। आप जाइए किसी भी उद्योग के पंजीयन करवाने के लिए, तो आपको कई चक्कर लगाने होंगे, ये वास्तविकता है, कई चक्कर लगाने होंगे। तो वो चक्कर लगाने के पीछे क्यों? भ्रष्टाचार। और नहीं देंगे, है ना, नहीं देंगे तो क्या होगा? चक्कर लगाते रहेंगे। तो इस प्रकार के व्यवहार को हम क्या कहेंगे? असहयोगात्मक। कैसा व्यवहार? असहयोगात्मक व्यवहार या असहयोगात्मक दृष्टिकोण। तो जो हमारा सरकारी तंत्र है उसका उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति किस तरह का व्यवहार है? असहयोगात्मक व्यवहार है या असहयोगात्मक दृष्टिकोण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ में हमारा आज का सेशन भी होता है कंप्लीट। लेक्चर नंबर 6 के अंदर दोस्तों हम फिर से एक और मास्टर क्लासेस पर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अगले 30 क्वेश्चनों को। ठीक है ना, अगले 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। डेली टाइम टू टाइम क्लासेस लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं और ये क्लास डेली टाइम पर ही अब आपको मिलेगी। लगभग आपको अब 3 लेक्चर आपको और देखने को मिलेंगे, 2 मास्टर क्लासेस देखने को मिलेगी और एक मॉडल पेपर। ठीक है ना, तो इसके बाद में 3 लेक्चर और होंगे उद्यमिता विकास पर। इसी के साथ में आपका बीए सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। क्यों? क्योंकि हम हिंदी, इंग्लिश और महिला सशक्तिकरण पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और ये लास्ट चल रहा आपका उद्यमिता विकास। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।